हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम होगा मोनोपोली। आप सभी को याद है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो मार्केट क्या होती है, मार्केट सिचुएशंस क्या होती हैं, ठीक है, हमने उसके बारे में सीखा। और जो पहली मार्केट सिचुएशन थी हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के तो रूप में, उसके बारे में सीखा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, आज हमें सीखना है कि जो हमारे पास सेकंड मार्केट सिचुएशन है मोनोपोली की। ठीक है, मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जिसके बारे में हमें आज सीखना है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भी मोनोपोली होती क्या है। देखो, मोनोपोली को समझने से पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि मोनोपोली, देखो मोनो मतलब अकेला, इकलौता, ठीक है, पॉली मतलब वही हमारा जो बिजनेस होता है उसको संभालने वाला, मतलब कोई भी बिजनेस जो बिल्कुल अपने आप में क्या हो, अकेला हो। कहता है इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट in which there is a single seller of a product with no close substitute। कहता है ये एक ऐसी फॉर्म है मार्केट की, या फिर मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो उसको बेचने वाला है ना, उस प्रोडक्ट को बेचने वाला वो इकलौता है, कोई और उसको नहीं बेच रहा, ना उसका कोई दूसरा आसपास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे देख लिए इंडिया में, कि इंडिया के अंदर एक रेलवे ही एक ऐसी चीज है जो सरकार के अंतर्गत चलती है। ठीक है, जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, उसके अंतर्गत चलती है, उसके अंडर में चलती है ये। क्या आप लोगों को पता है कोई प्राइवेट रेलवे चलती है यहाँ पर? नहीं, कोई प्राइवेट रेलवे नहीं चलती। जो रेलवे का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेलवे का, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ओन करता है। मतलब जो रेलवे की सेवाएं देने वाला एक ही डिपार्टमेंट देश में, एक ही उसकी सेवाओं को बेचने वाला, वो कौन? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब ये तो है नहीं कि इस रूट पे प्राइवेट रेलवे चलती है, उस रूट पे प्राइवेट रेलवे चलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। मतलब कि हमारे पास जो सेलर है वो एक है और उसको खरीदने वाले बहुत सारे। रेलवे की सेवाएं लेने वाले भाई कितने, देश में हजारों लाखों करोड़ों आदमी हैं जो रेलवे से ट्रेवल करते हैं, पर सबको टिकट और सेवाएं किससे लेनी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लेनी है। ठीक है भाई, कहता है सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इन विच मार्केट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर। कि यहाँ पर इकलौता प्रोड्यूसर होने के कारण क्या होता है कि जो मार्केट या फिर कोई फर्म इंडस्ट्री है ना, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो अलग से यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि हम लोगों ने मोनोपोली तो सीख ली कि मोनोपोली में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बेचने वाला तो एक हो, ठीक है, और उसको खरीदने वाले, उसके सामान को खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे मैं, कि आप लोगों को ये बताना है कि आज की सिचुएशन में, ठीक है, आज की तारीख में या आज से पहले, कि हमारे पास मोनोपोली की और सिचुएशन कौन सी हैं और बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं मोनोपोली के हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग के फीचर्स ऑफ मोनोपोली, कि जो मोनोपोली हम लोगों ने सीखी है उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से उसके अलग अलग कंपोनेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे पास। देखो, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, मेन फीचर है कि वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कि जो सामान मोनोपोली मार्केट के अंदर बनता है उसको बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है और उसको खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। या तो मतलब कहता है, देखो भी, अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी, ही मे बी अलोन। या तो वो इकलौता भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, और उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर हो सकते हैं। अब एक बात देखिए बच्चे, कोई सामान बनता है किसी इंडस्ट्री के अंदर और वो पूरी मार्केट में, पूरे देश की मार्केट में उसको बेचने वाला ही सिर्फ एक है, तो मतलब उसका पूरी मार्केट पे कंट्रोल होगा और बायर्स को मजबूरी हो जाएगी खरीदने उसके पास से। अब उसकी मर्जी होगी कि वो तो या तो सस्ता बेचे या महंगा बेचे या किसी को कुछ भी बेचे, किसी भी प्राइस पे बेचे, उसकी मर्जी है ना भाई, क्योंकि वो इकलौता मालिक है और उस जैसा सामान कोई और बेचता नहीं। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। कि ऐसी मार्केट सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो नई फर्म होती है ना, जो उस मार्केट में एंट्री करना चाहती है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी बाउंडेशंस होती हैं। क्यों भाई? बाउंडेशन किस किस प्रकार की हो सकती है? कोई पेटेंट राइट की बाउंडेशन हो सकती है, ठीक है, कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक की बाउंडेशन हो सकती हैं, कोई लाइसेंस की प्रोडक्शन बाउंडेशन हो सकती हैं, सरकार लाइसेंस ना दे। अब शायद सरकार ही लाइसेंस नहीं दे रही कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाए, ठीक है भाई, कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेलवे जाए,
ये सब कारण बनते हैं कि जिसके कारण कोई नई फर्म मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती। अगर कोई वो फर्म एंट्री कर गई बच्चे तो उसका जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट कैप्चर है, वो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ना होने के कारण, मार्केट में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होने के कारण न्यू फर्म्स के ऊपर जो मोनोपोली है वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है। यहाँ पर वो शॉर्ट रन में भी, शॉर्ट टाइम पीरियड में भी और लॉन्ग टाइम पीरियड में भी। मतलब टाइम पीरियड कोई भी हो, जो मोनोपोली मार्केट होगी ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट के, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पर कमाए जाते हैं। और तीसरे पॉइंट में कहता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब आप सभी को पता है कोई सामान को बनाने वाला ही एक है और उसको बेचने वाला ही एक है, तो सब्स्टिट्यूट्स उसका मार्केट में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। और कहते हैं कि भाई देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रेलवे, कि हम लोगों ने रेलवे का एग्जांपल किया था कि रेलवे का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर नहीं है, और इसलिए इसको कहा जाता है एक बल्क कैरियर, क्योंकि ये भारी मात्रा में सामान को ढोता है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कि ऐसी मार्केट सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो सामान को बेचता है, उसका अपने प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था ना कि वहां पर जो प्रोड्यूसर होता है उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके प्राइसेस को डिसाइड कौन करता है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। पर मोनोपोली के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर जो प्राइसेस को डिसाइड कौन करता है? वो प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई और तो है नहीं बेचने वाला, तो उसकी मर्जी वो 1 रुपए में बेचे, उसकी मर्जी वो 1000 रुपए में बेचे। ठीक है भाई, मतलब उसका प्राइसेस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक प्राइस टेकर नहीं होता, यहाँ पर वो एक प्राइस मेकर होता है, अपने प्राइस को खुद बना सकता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में वो एक प्राइस टेकर था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई ऐसी मार्केट सिचुएशन के अंदर के जो प्रोड्यूसर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है, वो प्राइस मेकर होता है। अब उस प्रोड्यूसर की मर्जी कि वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सके, प्राइस को अलग अलग रख सके, कि भाई इन लोगों के लिए ये प्राइस रहेगा, उनके लिए ये प्राइस रहेगा, सबकी मर्जी, किसी को वो फ्री में भी दे दे। ठीक है, अब देखो जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो फ्री में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए टिकट सस्ती होती हैं, जो सीनियर सिटीजन से बिलो होते हैं उनके लिए टिकट ज्यादा होती हैं। मतलब प्राइस के अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। कारण क्या? अब मर्जी भाई, जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, उसी की मर्जी है ना। ठीक है भाई, उसकी मर्जी के वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेट कर सके। ठीक है भाई, ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे इसके। आगे कहता है देखो, जो डिमांड कर्व होती है मोनोपोली मार्केट के अंदर, जो डिमांड कर्व होती है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस अंडर मोनोपोली डज नॉट मीन द मोनोपोलिस्टिक कैन सेल एट एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइस, के पूरा कंट्रोल, प्राइजेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी अमाउंट पे, कितना भी ज्यादा अमाउंट रख ले अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए, ठीक है, उसको कोई ना कोई अमाउंट फिक्स करना ही पड़ेगा, और उसी के ऊपर हमारी जो डिमांड होती है वो डिपेंड करती है। और आप सभी को पता है कि बायर्स जब प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो वो डिमांड को कम कर देंगे, और जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड को राइज कर देंगे। मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, मोनोपोली के अंदर भी। ठीक है, तो कहता है कि जो डिमांड कर्व होती है मोनोपोली की, उसकी डिमांड कर्व वो स्लोप्स डाउनवर्ड ही रहेगी। मतलब जब आप लोग देखिए, जब हमारे पास प्राइजेस थे P, ठीक है, जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहां पर हमारे प्राइजेस हैं, और एक्स एक्सिस पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। कहता है जब प्राइजेस थे P, उस टाइम पर डिमांड थी हमारी कितनी? Q डिमांड थी। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास डिमांड कर्व बन गई हमारी। अब कहता है प्राइजेस हुए कम, प्राइजेस P से कम हो गए, P1 हो चुके हैं। तो आप सभी को पता है डिमांड का शेड्यूल हमारे पास, कि प्राइजेस अगर जो रिलेशनशिप है, प्राइजेस कम हुए हैं तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो हमारे प्राइजेस P से शिफ्ट होके P1 पे आ चुके हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो Q से शिफ्ट करके Q1 पे चली जाएगी, और हमारी डिमांड कर्व DM वाली हमारी डिमांड कर्व रहेगी। और जो हमारी डिमांड कर्व होगी मोनोपोली मार्केट के अंदर वो भी डाउन स्लोप्स डाउनवर्ड रहेगी, और एक जो नॉर्मल डिमांड कर्व है उसी की तरह बिहेव करेगी बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कि भाई कुछ है कि हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइजेज, कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं
कौन सी सिचुएशन ऐसी है या फिर क्या कारण बनते हैं कि मार्केट के अंदर कोई फर्म मोनोपोली के तौर पे उभर जाती है, कि वो मोनोपोली के तौर पर वो अराइज कर लेती है। देखो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल, कि गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को, किसी फर्म को, किसी प्रोड्यूसर को वो मोनोपोली बनाना चाहें। ठीक है, सरकार ने ही ऐसी पॉलिसीज निर्धारित करती हैं कि भाई गवर्नमेंट कोई लाइसेंस ग्रांट कर दे और गवर्नमेंट ने बोला है ये लाइसेंस सिर्फ एक के पास ही रहेगा। अब जैसे जो रेलवे को मैन्युफैक्चर ट्रेन्स होती है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लाइसेंस है वो किसके पास है, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास है। सरकार उनके नए लाइसेंस जारी ही नहीं करती। ठीक है, प्रोडक्शन सिर्फ वहीं पर होती है, तो क्या हो गया, वहाँ पर एक मोनोपोली अराइज होगी। सरकार फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मार्केट में जो टीवी का मैन्युफैक्चरर है, मैं एक सैमसंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, सैमसंग कोई मोनोपोली नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है, सरकार ने जो टीवी के प्रोडक्शन करने के लिए जो पॉलिसी बनाई उसमें जो लाइसेंस था वो सैमसंग को दे दिया, उसके अलावा किसी और को लाइसेंस दिया ही नहीं। ठीक है, तो और जो सैमसंग कंपनी है वो टीवी मैन्युफैक्चरर करने लगी। तो अब प्रोड्यूसर तो एक ही है बच्चे, सरकार किसी और को लाइसेंस दे नहीं रही कि आप यहाँ पर आइए और टीवी बनाइए। तो मतलब जो टीवी की मार्केट थी उसके अंदर सारा शेयर किसका हो जाएगा, सैमसंग का हो जाएगा। सैमसंग ही सारे टीवी बनाएगी, तो सैमसंग क्या राइज हो जाए, सैमसंग क्या बन जाएगी, सैमसंग एक मोनोपोली मार्केट बन जाएगी, एक मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्ट बन जाएगा वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है पेटेंट राइट्स, कि सरकार फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर सरकार की बात नहीं है, कोई भी फर्म नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो वो अपने उसके पेटेंट राइट्स ले लेती है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है और इसके अधिकार, इसको डेवलप करने के या इसको चेंज करने के या इसके ऊपर काम करने के अधिकार, सारे राइट्स किसके होंगे, हमारे होंगे। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट होगा वो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर जो मोनोपोली राइट होंगे रिगार्डिंग उसके शेप के, जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी शेप कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, जो उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने पेटेंट्स ले लिए हैं अपने। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है वो सिक्योर कर ली है, तो उसके कारण क्या होगा, जो नई फर्म होगी ना वो उसको कॉपी नहीं कर पाएगी और उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नई डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो पहले वाले जिसने पेटेंट्स लिए हैं उसकी क्या बन जाएगी, मार्केट में मोनोपोली बन जाएगी। थर्ड पॉइंट्स में कहता है कार्टल्स। देखो बच्चे, कार्टल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सामान को बनाने वाले 3-4 प्रोड्यूसर हैं, एक सामान को बनाने वाले 3-4 प्रोड्यूसर हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो सैमसंग है, एलजी है, ओनिडा है, हायर है, मान लो ये 4 कंपनियां जो टीवी को प्रोड्यूस करती हैं। अब इन चारों ने देखा कि हम लोग 4 मार्केट में हैं और इनके बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन है। ठीक है, तो कल को इन्होंने एक फैसला किया कि हम लोग चारों कंपनी मिलके एक कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने एक कंपनी बना ली। अब वो एक कंपनी का पूरी मार्केट में क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि उनके अलावा तो कोई और कंपनी है ही नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे आप सभी को पता है कि टेलीकॉम सेक्टर है हमारा। ठीक है, जहाँ पर आप आइडिया की, वोडाफोन की, जियो की, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे देश में 2 ही कंपनियां थी, वोडाफोन और एक आइडिया। ठीक है, 2 कंपनियां अलग अलग थी जो अपने सिम थी, कनेक्शन थी, वो प्रोवाइड कर रही थी। अब उन्होंने क्या किया, मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, वोडाफोन आइडिया, दोनों कंपनी क्या होगी, एक होगी। जब वो अलग अलग कंपनी एक जैसा सामान बनाने वाली अलग अलग कंपनी मिलके एक हो जाती हैं, जो ग्रुप बनाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्टल। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं, कार्टल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है गिफ्ट ऑफ नेचर, कि कोई कंपनी अपने आप को एक मोनोपोली तब भी बना सकती है कि मान लो उसके पास कोई गिफ्ट ऑफ नेचर हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो गिफ्ट ऑफ नेचर, अब जो नेचर है, पानी को प्रोड्यूस करने वाला नेचर है, हम लोग तो पानी नहीं बनाते। ठीक है, कोयले को बनाने वाला वो भी नेचर है, तो मोनोपोली किसके पास, उसकी नेचर के पास ही उसकी मोनोपोली है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जिसके कारण मार्केट में एक मोनोपोली अराइज होती है बच्चे। ठीक है, अब साथ में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बच्चे के भी, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं। देखो, पेटेंट राइट्स कुछ ऑफिशियल रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स के रूप में, कि आपने टेक्नोलॉजी का, शेप का, डिज़ाइन का, ठीक है, इन सब के पेटेंट्स ले लिए कि ये अधिकार सिर्फ हमारे पास ही रहेंगे। और पेटेंट लाइफ क्या होती है कि वो अधिकार कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास रहेंगे। नॉर्मली वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल,
टाइम पीरियड होता है उनका। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग पेटेंट राइट्स को ग्रांट क्यों करते हैं, क्यों पेटेंट राइट्स देते हैं, उसके कारण क्या होता है बच्चे, पेटेंट राइट्स क्यों ग्रांट करते हैं कि भाई जिससे हम रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज कर सकें, कि लोग और नई नई टेक्नोलॉजी, अगर एक ही टेक्नोलॉजी को बार बार उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसको उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेटेंट्स ग्रांट कर दिए। ठीक है, तो अब जो नया प्रोड्यूसर आएगा वो नई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, रिसर्च करेगा, उसको एनकरेज करने के लिए, नई डिस्कवरीज और नई इनोवेशंस को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास सेकंड सिचुएशन थी, सेकंड मार्केट सिचुएशन थी, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, चैप्टर अभी और रहता है बच्चे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सुझाव हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो हम बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी नई वीडियो से आप बिल्कुल अपडेट रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।